नमस्कार दोस्तों, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों आज इस लेक्चर के अंदर अपन नाइट्रोजन साइकिल की बात करने वाले हैं, नाइट्रोजन चक्कर की बात करेंगे। ठीक है, जो दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर अपन मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, अमीनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इन सब की क्या करने वाले हैं दोस्तों इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों अपन वायुमंडल की बात करें या दोस्तों अगर अपन मर्दा वायु की बात करें तो इसके अंदर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 78% यानी 78% उपस्थित होती है। कितने प्रतिशत है? 78% मर्दा वायु में या वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है या फर्टिलाइजर है वो कौन सा है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। और दोस्तों अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजरों में भी बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला उर्वरक यूरिया है, जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। कितने प्रतिशत है? 46%। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि जब मर्दा में या वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है फिर भी अपन मर्दा के अंदर नाइट्रोजन है ये क्यों डालते हैं या नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स इनका क्यों उपयोग करते हैं? अगर दोस्तों इसकी अगर अपन बात करें तो दोस्तों अगर अपन पौधों की बात करें तो पौधे हैं, नाइट्रोजन है, इसको N2 फॉर्म यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है या वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस है, इस फॉर्म के अंदर पौधे हैं, इसको क्या नहीं कर पाते हैं? ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जब नाइट्रोजन को इस रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो कौन से रूप में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों पौधे हैं ये नाइट्रोजन को या तो NH4+ यानी अमोनियम आयन में या फिर NO3- यानी नाइट्रेट फॉर्म में क्या करते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको मर्दा से क्या कर सकते हैं? अवशोषित कर सकते हैं। तो दोस्तों यही रीजन है कि मर्दा के अंदर या वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन फिर भी पौधों के लिए क्या होती है? ये अनअवेलेबल रहती है, क्योंकि पौधे इसको अमोनियम या नाइट्रेट फॉर्म में क्या कर पाते हैं? ग्रहण कर पाते हैं। किसको? नाइट्रोजन को। यानी या तो अमोनियम फॉर्म में होगा तो पौधे ग्रहण करेंगे या फिर नाइट्रेट फॉर्म में होगा तो पौधे इसको क्या करने वाले हैं दोस्तों? ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर दोस्तों वो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ये वायुमंडल में उपस्थित होती है, तो किस प्रकार इनको अपन नाइट्रेट के अंदर या अमोनियम आयन के अंदर क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार इसका पौधे उपयोग करते हैं। ठीक है, और किस प्रकार वापस से पौधों से नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में चल जाती है। ठीक है, इन सबको अपन एक साइकिल के द्वारा क्या करने वाले हैं दोस्तों? पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज अपन इस अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के द्वारा नाइट्रोजन साइकिल को अपन समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में अपन उनमें से एक एक क्या करने वाले हैं दोस्तों? बात करने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों अगर अपन बात करें भारतीय मृदाओं की बात करें तो भारतीय मृदाओं में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो प्लांट्स के लिए 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें से जिसकी सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है वो कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है, जिसकी सभी प्रकार की मृदाओं के अंदर कमी पाई जाती है। और अगर दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो मृदा के अंदर जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसकी क्या पाई जाती है? कमी। लेकिन मेनली बात करें जब सारे पोषक तत्वों में बात करें तो सभी मृदाओं में नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है दोस्तों? कमी पाई जाती है। ये आपको क्या रखना है? यहाँ पे याद रखना है। अब अपन दोस्तों बात करें जैसे कि अपने पास ये क्या है? मर्दा सतह है। क्या है? मर्दा सतह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन ये बात करने वाले हैं कि जो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये मर्दा में किन किन रूपों में आ सकती है या कौन कौन से ऐसे कारक है जिनके द्वारा ये मर्दा में आ सकती है और पौधे इसको क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। इसकी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें अपन फर्टिलाइजर्स की बात करें, उर्वरकों की बात करें, किसकी बात करें? उर्वरक या फर्टिलाइजर की बात करें तो दोस्तों फर्टिलाइजर है, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं। इनको उन फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उनके अंदर क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फर्टिलाइजर्स को अपन कहाँ ऐड कर देते हैं? फर्टिलाइजर्स को सॉइल के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्लांट से इस नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन
कर लेते हैं, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया। सेकंड बात करें सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आ सकता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन जब क्या होता है कि जब अपने रेनी सीजन होती है उस समय जब बारिश होती है, ठीक है, उस समय वायुमंडल है उसके अंदर ये लाइटिंग होती है, यानी अपन कह सकते हैं बिजली चमकती है। और दोस्तों बिजली चमकने के कारण क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये किसके साथ, जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। और दोस्तों ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये वर्षा जल के साथ घुलकर कहाँ जाता है, मृदा में आ जाता है। और मृदा में आने के बाद में NO3- के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल ये क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो वायुमंडलीय लाइटिंग होती है, एटमॉस्फेयर लाइटिंग होती है, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन गैस है नाइट्रेट में क्या हो सकती है, कन्वर्ट। इन नाइट्रेट को प्लांट्स क्या कर लेते हैं दोस्तों, यूज कर लेते हैं एज ए नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सॉइल के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, या सॉइल की बात करें कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनको अपन ग्रो करते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स है, इनके अंदर क्या करते हैं कि कुछ माइक्रोब्स रहते हैं। जैसे अगर मेनली बात करें तो बैक्टीरियाज है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और या फिर दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसको अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। हिंदी के अंदर कहते हैं इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। अब दोस्तों ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, ये कहते हैं किसके हैं, जैसे कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का NH4+ अमोनियम आयन में बदलना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, यानी अपन कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, ये सहजीवी हो सकता है। कैसा हो सकता है, सहजीवी। सहजीवी यानी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। और सेकंड कैसा होता है, असहजीवी, जिसको अपन कह सकते हैं नॉन सिम्बायोटिक। सहजीवी मीन्स क्या होता है कि जो ये प्लांट्स की जो रूट्स है यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ गांठें बन जाती हैं, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उसको सहजीवी। और अगर दोस्तों जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया है अगर ये सोइल के अंदर स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो उसको अपन किसके नाम जानते हैं, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार अगर अपन सिम्बायोटिक या सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है या फिक्सेशन है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है राइजोबियम, ठीक है, जो अपनी दलहनी फसलें होती है, जैसे कि बात करें चना हो गया, मूंगफली हो गई, ठीक है, मूंग मोट हो गए, ठीक है। तो इनकी जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है, ये सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी जो राइजोबियम जीवाणु है वो पाया जाता है। और वो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद में इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये पौधे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यही रीजन है कि दोस्तों जो दलहनी फसलें होते हैं, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो कम पाई जाती है, क्योंकि उनके अंदर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणुओं की बात करें तो एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पिरिलियम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, तो ये कैसे होते हैं, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सहजीवी या असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इसके द्वारा भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये पौधों के अंदर चल जाती है, या मृदा के अंदर आने के बाद में इसको क्या कर लेते हैं, पौधे ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इन बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जैसे प्लांट्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन किसमें बदल गई, ये पौधे कौन से फॉर्म है, NO3- या फिर NH4+ रूप में ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने के बाद में ये पौधे क्या करते हैं, इसको अमीनो अम्लों में या अमीनो एसिड के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। और दोस्तों बहुत सारे अमीनो अम्ल है ये आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। यानी अपन कह सकते हैं जो नाइट्रोजन है ये पौधों को क्यों आवश्यक होता है, या अपन किसी भी जानवर की बात करें या पशु की बात करें तो उनको नाइट्रोजन क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और दोस्तों प्रोटीन है इसके द्वारा बॉडी बिल्टअप की जाती है, यानी प्लांट्स है उनकी ग्रोथ होती है, एनिमल्स है या अपनी बात कर लें तो प्रोटीन के द्वारा जो शरीर है इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन है ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड प्रोटीन में। तो जब पौधे क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इनकी वृद्धि हो जाती है। और दोस्तों यहाँ से क्या होता है,
कि मान लेते हैं कोई एनिमल है, इसको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, क्या कर लेता है, खा लेता है। जैसे ये पशु था, ये क्या कर लेता है, इसको खा लेता है भाई, ठीक है। जैसे कोई पशु था तो इसने खा लिया, ठीक है। तो ये पौधा था, इसको अगर कंज्यूम कर लिया, खा लिया इसको, तो ये जो प्रोटीन या जो नाइट्रोजन पौधे में उपस्थित था वो कहाँ गया है, इस पशु के पेट में आ गया है, इन पशु के अंदर आ गया है। आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। या अपन अपनी बात कर लें, सब्जी वगैरह खाते हैं तो इनके जो भी प्रोटीन है उसको अपने शरीर के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं, और प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो सहजीवी, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फर्टिलाइजर्स के द्वारा जो भी नाइट्रोजन है प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उस ग्रोथ को क्या करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं, जिस कारण एनिमल्स के अंदर ये नाइट्रोजन है क्या हो जाती है, चली जाती है। यानी जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो अपनी थोड़ी नॉर्मल बात होगी कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो किस किस रूप से या कैसे कैसे मृदा के अंदर आ सकती है, कैसे कैसे इसको पौधे यूज कर सकते हैं, या किस प्रकार वो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर चली जाती है। तो ये तो नॉर्मल बात होगी। अब नेक्स्ट बात करें, जब एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या प्लांट्स वगैरह इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो दोस्तों अपन ने देखा था कि जो जीव जंतु या पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं उनको अपन किसके नाम से जानते हैं, कार्बनिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, कार्बनिक पदार्थ के नाम से, यानी ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जानते हैं। तो अपन आगे चलकर ये कह सकते हैं, जब पौधे या जो जीव जंतु है इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये नाइट्रोजन है या जो भी इनका शरीर है वो कार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन किस में पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ। यानी अपन ने ये देखा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, कार्बनिक पदार्थ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यानी जीव जंतु या पेड़ पौधों के अवशेष, जिसको अपन ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जानते हैं। ये तो अपनी जनरल बात होगी। अब यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इस ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा उधर लिख देते हैं कि अभी अपन को इधर जगह चाहिए होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कार्बनिक पदार्थ। अब दोस्तों अगर अपन कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ है, इसके अंदर नाइट्रोजन प्रोटीन फॉर्म में उपस्थित है। और प्रोटीन कैसा कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, ठीक है। यानी इन कार्बनिक पदार्थ है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, ये कौन सी फॉर्म में उपस्थित होता है, कार्बनिक रूप में उपस्थित होता है। कौन से रूप में, कार्बनिक रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मृदा के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे ही कार्बनिक पदार्थ मृदा में आएगा तो इस कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जाता है। और दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो इसके प्रोटीन में उपस्थित है। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ या प्रोटीन का अपघटन करते हैं, और अपघटित करने के बाद में ये अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड यानी RNH2 के अंदर क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर अपन बात करें, अपन ने भी देखा था कि प्रोटीन होती है, ये जो अमीनो एसिड होता है इनके क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड है, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में बाइंड होकर किसका, प्रोटीन का। तो सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। अब दोस्तों अमीनो एसिड की एक बार अपन सूत्र की भी बात कर लेते हैं। इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि बार बार अपने काम आने वाले हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल की अपन बात करते हैं। तो अमीनो अम्ल के अगर सूत्र की बात करें तो दोस्तों इसका सूत्र होता है, कार्बन एक तरफ इसके हाइड्रोजन होता है, एक तरफ इसके कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एक तरफ इसके NH2 होता है, और एक तरफ क्या होता है, कार्बन चेन होती है। ये फॉर्मूला किसका होता है दोस्तों, अमीनो अम्ल का होता है। अमीनो अम्ल के अंदर देखो नाइट्रोजन है और साथ कार्बन है, यानी नाइट्रोजन है अमीनो अम्ल के अंदर कार्बनिक फॉर्म के अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। अब दोस्तों ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, कहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है, क्योंकि अपन को इस चक्कर के अंदर या अपन केवल नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को यहाँ से क्या करना है, अपन को अलग करना है, ठीक है। तो आगे चलकर दोस्तों ये अमीनो अम्ल है, ये क्या करता है, अमोनियम आयन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अमोनियम आयन में, ठीक है। तो अमोनियम आयन लिख देते हैं, ये लो भाई NS4 है प्लस, इसको अपन अमोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ या प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना कौन सी प्रोसेस कहलाती है, अमीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, अमीनीकरण, ठीक है। तो आपको पूछा जाए अमीनीकरण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं अमीनिफिकेशन, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि अमीनीकरण किसको कहते हैं, तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, देखो अमी आ कि नहीं, देखो अमीनो अम्ल में भी अमी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, अमी आ रहा है। तो ट्रिक बता रहा हूँ, याद करने के लिए भी कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। तो अमीनीकरण किसको कहते हैं, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना। जो दोस्तों सेकंड प्रक्रिया है जिसके अंदर ये अमीनो अम्ल है, ये किस में बदल रहे हैं, ये अमोनियम आयन में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, अमोनियम आयन में बदल रहा है। तो दोस्तों अमीनो अम्ल का अमोनियम आयन में बदलना
अमोनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अमोनीकरण के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। दोस्तों अमीनिफिकेशन या अमोनिफिकेशन इतना ही डिफरेंस है कि इसके अंदर देखो यहाँ पे ई आ रहा है, इसके अंदर ओ आ रहा है, ठीक है, इसमें आई आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अमोनियम, अमोनियम के क्या आ रहा है? अमो आ रहा है, इसलिए अमोनीकरण। अमीनो एसिड के अंदर अमी आ रहा है, इसलिए अमीनीकरण। दोनों प्रक्रिया आपको याद रखना है कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना अमीनीकरण कहलाता है, अमीनो अम्ल है इसका अमोनियम आयन में बदलना अमोनीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों अपन ने अमोनियम आयन के अंदर बदल लिया है। अब अपन को ये देखना है कि इस अमीनो अम्ल से जो अमोनियम आयन बदला है, इस अमोनियम आयन का सॉइल के अंदर क्या क्या हो सकता है, इसकी अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर अपन पौधों की बात करें तो पौधे हैं नाइट्रोजन को मेनली नाइट्रेट NO3- रूप में ही क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है अपवाद हर जगह पाए जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी पौधे होते हैं, ऐसी फसलें होती है जो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? अमोनियम फॉर्म में ग्रहण करती है। तो दोस्तों अगर अपन ऐसे पौधों की बात करें जो नाइट्रोजन को कौन से रूप में ग्रहण करते हैं? यानी अमोनियम फॉर्म में ग्रहण करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, एक तो अपने धान हो गया, धान यानी चावल, ठीक है, आलू हो गया, गन्ना हो गया। तो दोस्तों ये तीनों ऐसी फसलें जो नाइट्रोजन को कौन से रूप में ग्रहण करती है? अमोनियम फॉर्म में या अमोनियम रूप में ग्रहण करती है। तो एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में ग्रहण करती है? तो या तो आपको चावल मिल जाएगा यानी धान मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको गन्ना मिल जाएगा, या फिर आपको आलू मिल जाएगा। ये तीनों फसलें आपको याद रखनी है कि नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में क्या करती है? ग्रहण करती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इसको पादप क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं पादप अवशोषित, ठीक है। अब पादपों के अंदर जा क्या करता है? प्रोटीन का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। सेकेंड दोस्तों ये अमोनियम आयन बना है, इसका क्या हो सकता है कि ये अमोनियम आयन है, ये 2:1 प्रकार की कले, कौन सी? 2:1 प्रकार की कले। अब दोस्तों ये 2:1 प्रकार की कले ये कौन सी होती है? वर्मिकुलाइट हो गया, मोंटमोरलोनाइट हो गया, इलाइट हो गया, इन सबको अपन 2:1 प्रकार की कले के नाम से जानते हैं। इनके अंदर ये नाइट्रोजन है, जो अमोनियम आयन है, ये इनके अंदर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, ठीक है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। जहाँ से प्लांट है इसको क्या नहीं कर पाते हैं? ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये 2:1 वाली कले कौन सी होती है? इनके अंदर किस प्रकार से फिक्स होता है? अब अपन जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपन मृदा कोलोइड वाला, सोइल कोलोइड वाला जो लेसन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अपन इनके बारे में क्या करने वाले हैं दोस्तों? डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि 2:1 प्रकार की कले इसके अंदर स्थिर हो सकता है, जिसके कारण पौधे इसको क्या नहीं कर सकते हैं? ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, अगर मृदा का पीएच ज़्यादा हो जाता है, और दोस्तों मृदा का पीएच 8 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या मृदा पीएच 8 से ज़्यादा, और मृदाओं किसके नाम जानते हैं? सारी मृदा के नाम जानते हैं। तो अगर दोस्तों मृदा का पीएच ये 8 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो अमोनियम आयन है ये NH3, अब देखो अगर दो सारी मृदाओं की बात करें, सारी मृदाओं में हाइड्रोजन आयन की क्या होती है? कमी होती है, और हाइड्रोक्सिल OH- वो क्या पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों सारी मृदा होगी तो नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? उनमें कमी पाई जाती है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन की कमी पाई जाती है, हाइड्रोजन की कमी होगी। और यहाँ पे ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन क्या लेके बैठा है? एक्स्ट्रा लेके बैठा है। तो सारी मृदाओं में क्या होता है? यहाँ से नाइट्रोजन ये निकल जाता है, जिसके कारण अमोनियम आयन है ये अमोनिया गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अमोनिया गैस के अंदर क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये अमोनियम आयन है, इसका अमोनिया गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? वोलेटिनाइजेशन कहलाता है, या वोलेटिनीकरण कहलाता है। हिंदी में कहे तो वोलेटिनीकरण, ठीक है। साथ साथ में आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं वोलेटिलाइजेशन, ठीक है। वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस किसको कहते हैं? अमोनियम आयन का अमोनिया गैस में बदलना क्या कहलाता है? वोलेटिलाइजेशन कहलाता है। वोलेटिलाइजेशन में अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया गैस है, इसलिए ये मृदा वायु से निकल कर कहाँ चल जाती है? वायुमंडल में चल जाती है। कहाँ चल जाती है? वायुमंडल में। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है या पूछा जाता है। सबसे पहला इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि अमोनियम आयन का अमोनिया गैस में बदलना क्या कहलाता है? वोलेटिनीकरण कहलाता है, या वोलेटिलाइजेशन के नाम जानते हैं। सेकेंड
कि वोलेटिलाइजेशन की प्रोसेस निम्नलिखित में से कौन सी मृदाओं में सबसे ज़्यादा होती है? अम्लीय मृदा, उदासीन मृदा, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा। तो कौन सी करके आ जाएंगे? क्षारीय मृदा करके आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है वोलेटिनीकरण प्रोसेस है कौन सी मृदाओं में देखने को मिलती है? क्षारीय मृदाओं में, क्योंकि क्षारीय मृदा में हाइड्रोजन कमी होने के कारण अमोनियम आयन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें वोलेटीकरण है ये प्रक्रिया नुकसानदायक है या लाभदायक है? तो दोस्तों अगर अपन किसानों की बात करें, यानी अपने किसान भाइयों की बात करें या अपन किसकी बात करें, पौधों की बात करें, तो इन दोनों के लिए जो वोलेटिनीकरण प्रक्रिया है क्या होती है? हानिकारक होती है, क्योंकि फार्मर्स है क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में डालते हैं, किसके लिए? कि पौधे ग्रहण करेंगे, पौधे की पैदावार अच्छी होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने पास जो NH4+ है ये अमोनिया गैस के अंदर परिवर्तित होकर वापस कहाँ जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। तो अपन ने उपयोग तो किसके लिए किया था? कि पौधे उपयोग कर लेंगे, पौधे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या होती है? ये हानिकारक प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा जो नाइट्रोजन है उसका क्या होता है? नुकसान होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अमोनियम को पौधे ग्रहण कर सकते हैं, वोलेटिनीकरण द्वारा अमोनिया गैस में परिवर्तित होकर वायुमंडल में जा सकता है, या 2:1 प्रकार के लिए में क्या हो सकता है? बदल जाता है। अब आगे दोस्तों मैंने कहा था कि ज़्यादातर पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या करते हैं? नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इसको अपन आगे क्या कर लेते हैं? इसको नाइट्रेट के अंदर अपन बदल देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। जो विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिस प्रकार की बात करें जो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, ये क्या करते हैं? अमोनियम आयन को सबसे पहले NO2- नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। और दोस्तों नाइट्राइट है ये आगे चलकर नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? नाइट्रेट में बदल जाता है। और दोस्तों ये अमोनियम आयन है इसका नाइट्रेट में बदलना, किसमें बदलना? नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? नाइट्रीकरण प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? नाइट्रीकरण प्रक्रिया कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अमोनियम आयन का नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलना, किसमें बदलना? अमोनियम आयन का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होगी। अब दोस्तों यहाँ पे अपने पास ये अमोनियम आयन था, अगर ये नाइट्रेट में बदल गया है, इस नाइट्रेट के साथ क्या हो सकता है? अगर दोस्तों उन मृदा के अंदर जो छोटे आकार के कणों की बात करें, जो कले कण होते हैं, कोलोइड कण होते हैं, उनकी सतह के ऊपर माइनस आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइनस आवेश। जैसे कोलोइड कण है तो इनकी सतह पर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। ठीक है, जिसके कारण ये धनायनों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके धनायन इन मृदा कोलोइड के ऊपर क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर वो नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस आवेश है। तो इस मृदा कोलोइड पर भी माइनस चार्ज है और इस नाइट्रेट पर भी माइनस चार्ज है, इसलिए नाइट्रेट है ये मृदा कोलोइड पर अधिशोषित नहीं होता है। और ये नाइट्रेट है ये कहाँ पर रहता है? इस मृदा के अंदर जो पानी पाया जाता है, जिसको अपन मृदा विलयन के नाम से जानते हैं, इस पानी के अंदर या मृदा विलयन में यहाँ पे क्या होता है? ये उपस्थित होता है। ठीक है, अब जब दोस्तों ये पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, या इसका जब लीचिंग हो जाएगा, ठीक है, तो ये नाइट्रेट है ये भी पानी के साथ कहाँ चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। और दोस्तों किसी भी पदार्थ का पानी के साथ घुलकर नीचे जाना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। तो अपन दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये नाइट्रेट है इसका निक्षालन हो जाता है। क्या हो जाता है? निक्षालन हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है? माइनस आवेश पाया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं इसका क्या हो गया है? निक्षालन हो सकता है। निक्षालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीचिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अमोनियम आयन का निक्षालन क्यों नहीं होता? क्योंकि अमोनियम आयन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस आवेश होता है, जिसके कारण मृदा कोलोइड पर क्या होता है? अधिशोषित हो जाता है, जिसके कारण पानी के साथ कहाँ नहीं जा पाता? नीचे नहीं जा पाता है। तो आपको याद रखना है अमोनियम आयन है इसका निक्षालन नहीं होता है, क्योंकि मृदा कोलोइड पर क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। दोस्तों यही रीजन है कि अपन जो चावल का खेत होता है, धान का खेत होता है, उसमें या उन क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उन क्षेत्रों के अंदर जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर है वो अपन अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन अमोनियम यानी NH4+ रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसी प्रकार अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हो सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है। ठीक है, तो ये
जो फर्टिलाइजर है अमोनिकल, इनका अपन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या धान के खेतों में उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी के द्वारा या निक्षालन के द्वारा इनका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अमोनियम आयन मृदा कणों के ऊपर क्या होता है, अधिशोषित, और जैसे जैसे पौधों को चाहिए होता है वैसे वैसे पौधे क्या करते हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं, या इसका नाइट्रिफिकेशन होता रहता है, इसका नाइट्रेट रूप में पौधे क्या करते हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि नाइट्रेट है, इसका निक्षालन हो सकता है, क्या हो सकता है, निक्षालन। ये अपन दोस्तों सेकंड बात करें, अपन कह रहे हैं कि ज्यादातर पौधे ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो पौधे इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि मृदा के अंदर जलमग्नता स्थिति आ जाती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाती है, खेत है वो पानी से भर जाता है, किससे भर जाता है, पानी से। और दोस्तों जब खेत है वो पानी से भर जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मृदा के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मृदा के अंदर अवायवीय एनएरोबिक कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। और जब दोस्तों अवायवीय या एनएरोबिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर मृदा के अंदर अपचयन यानी रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन सी प्रक्रिया, रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिडक्शन या अपचयन की बात करें तो किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो जब दोस्तों मृदा के अंदर पानी बढ़ जाता है, ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाती है, जलमग्नता की स्थिति आ जाती है, उस कंडीशन के अंदर ये नाइट्रेट है इसका क्या होने लग जाता है, अपचयन होने लग जाता है। और अपचयन होने के कारण दोस्तों ये नाइट्रेट है ये सबसे पहले NO2 में बदलता है, ये NO2 से NO में, फिर उसके बाद में N2O में, और N2O से किस में बदल जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है, और ये कहाँ चल जाती है, वायुमंडल के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट का इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना ही क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, विनाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विनाइट्रीकरण, या इसको इंग्लिश में किसके नाम जानते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करें, नाइट्रेट था, नाइट्रिक से बदल गया वायुमंडल नाइट्रोजन गैस में। सबसे पहले ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है, उसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड में, और ये नाइट्रस ऑक्साइड से किसमें बदल जाता है दोस्तों, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर बदल जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, यानी नाइट्रेट का नाइट्रस ऑक्साइड या वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, विनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने कुछ नाइट्रोजन चक्र है जिसको बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाने की क्या की है, कोशिश की है। अब दोस्तों अगर बात करें से इस कार्बनिक पदार्थ के अंदर नाइट्रोजन है, ये प्रोटीन में प्रेजेंट है। किसमें उपस्थित है भाई, प्रोटीन में उपस्थित है। और प्रोटीन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है, कार्बनिक, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है वो कार्बनिक रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों इस कार्बनिक नाइट्रोजन का किसमें, अकार्बनिक नाइट्रोजन, अकार्बनिक नाइट्रोजन यानी अमोनियम आयन या नाइट्रेट आयन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन, या हिंदी में कहे तो खनिजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, खनिजीकरण कहलाता है। तो इसकी अपन बात करने वाले हैं कि प्रोटीन है ये किस प्रकार नाइट्रेट आयन के अंदर बदलता है। तो अपन कह सकते हैं ये प्रोटीन यानी कार्बनिक नाइट्रोजन है, अकार्बनिक नाइट्रोजन बदलने के लिए इसमें निम्न प्रक्रियाएं होती है, अमीनीकरण प्रक्रिया होती है, अमोनीकरण होती है, नाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा किसमें बदल जाता है, ये अपने नाइट्रेट में बदल जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि कार्बनिक पदार्थ या प्रोटीन का अमीनो में बदलना निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एक आ गया अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, तो क्या कहलाती है, प्रोटीन का अमीनो में बदलना अमीनीकरण या अमीनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, सेकंड अमीनो का अमोनियम आयन में बदलना अमोनीकरण कहलाता है। अमोनियम आयन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। और अमोनियम आयन का अमोनिया गैस में बदलना क्या कहलाता है, वोलेटिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये सारी मृदाओं के अंदर सबसे ज्यादा अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना नाइट्रोजन साइकिल का था। अब अपन बात करने वाले हैं, इनकी बात करने वाले हैं किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, यानी अपन खनिजीकरण की बात करने वाले हैं, जहाँ से एग्जाम के अंदर अपन को क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी कॉपी में बना के आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इन एक के दो बारे में जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं कर पाए थे, उन क्वेश्चन की यहाँ से अलग से क्या कर लेते हैं, अपन अलग से क्या कर लेते डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से अपन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
बाकी दोस्तों आपके समझ में आ ही रहा होगा, और दोस्तों समझ में नहीं आया या समझने का जो तरीका है मेरा समझाने का, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी और किस प्रकार हम हमारे चैनल को या हम हमारे जो वीडियो लेक्चर है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए भी आप हमें क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर दोस्तों अपन बात करें, जैसे अगर अपन बात करें कार्बनिक नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, कार्बनिक नाइट्रोजन। तो दोस्तों कार्बनिक नाइट्रोजन कौन सा होता है, जिसके अंदर यानी कार्बन भी उपस्थित हो और नाइट्रोजन भी उपस्थित हो, उन यौगिकों को अपन कार्बनिक नाइट्रोजन कहते हैं। तो कौन सा हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, अमीनो अम्ल हो सकता है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल या प्रोटीन है, इसको अपन कार्बनिक नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें अकार्बनिक नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, अकार्बनिक नाइट्रोजन। अकार्बनिक नाइट्रोजन की बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे NO3- हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, NH4+ हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने क्या है, कार्बनिक नाइट्रोजन है, ये अकार्बनिक नाइट्रोजन है। तो दोस्तों इस कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, खनिजीकरण कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों खनिजीकरण है, इसको इंग्लिश के अंदर मिनरलाइजेशन के नाम से जानता है, मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करके आना है, खनिजीकरण। और दोस्तों इस अकार्बनिक नाइट्रोजन का किस में बदलना, कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिरीकरण। और दोस्तों स्थिरीकरण है, इसको इंग्लिश के अंदर इमोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इमोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक नाइट्रोजन यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म है, उसका इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना मिनरलाइजेशन। और दोस्तों जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म है, इसका वापस ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है, इमोबिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले खनिजीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन की बात करेंगे, जिसके अंदर कार्बनिक नाइट्रोजन को किसमें बदलना है, अकार्बनिक में। तो दोस्तों अगर अपन बात करें खनिजीकरण की बात करें, मिनरलाइजेशन की बात करें, तो उसकी जो फर्स्ट प्रक्रिया होती है, जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, उसको अपन अमीनीकरण के नाम से जानते हैं। अभी अपन ने देखा था, इसको अपन किसके नाम जानते हैं, अमीनीकरण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश के अंदर किसके नाम जानते हैं, अमीनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अमीनिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो ये प्रोटीन होती है, कौन है, प्रोटीन है, ये किसके अंदर बदल दी जाती है, ये अमीनो अम्ल में बदल दी जाती है। किसमें बदल देते हैं, अमीनो अम्ल में। तो दोस्तों जो प्रोटीन है, इसका अमीनो अम्ल में बदलना ही क्या कहलाता है, अमीनिफिकेशन कहलाता है। प्लस यहाँ पर दोस्तों CO2 निकलती है, प्लस यहाँ पे ऊर्जा निकलती है। और दोस्तों जो अमीनीकरण प्रक्रिया करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, वो परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी जीवाणुओं द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल के अंदर बदल दिया जाता है। यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव है, वो उपयोग कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि अमीनीकरण के अंदर जो जीवाणु वर्क करते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है। सेकंड अगर दोस्तों उन प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है, प्रोटीन का अमीनो में बदलना क्या कहलाता है, अमीनीकरण। सेकंड बात करें, सेकंड कौन सी होती है, अमोनीकरण प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगर दोस्तों अमोनीकरण की बात करें तो इसको इंग्लिश के अंदर अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है कि अपन को अमोनियम बनाना है। क्या बनाना है, अमोनियम आयन है, उसका फॉर्मेशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपने पास अमीनो अम्ल बना है, क्या बना है, अमीनो अम्ल RNH2, ये सबसे पहले जल के साथ क्रिया करता है, यानी ये अमीनो अम्ल है, इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, और जल का अपघटन होने से H+ और OH- बनता है। तो ये H+ है, इसके साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, अमोनियम गैस का फॉर्मेशन करता है, प्लस ROH का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये अमोनिया गैस है, अगर इसका कुछ नहीं होगा तो ये कहाँ चल जाएगा, वायुमंडल में चल जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये अमोनियम आयन बनता है, ये अमोनियम आयन है, ये किसके साथ क्रिया करता है, ये जल और यानी H2O और CO2 के साथ क्रिया करता है। और दोस्तों H2O और CO2 है, ये आपस में क्रिया करके H2CO3 का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको अपन कार्बोनिक एसिड के नाम से, कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानता है, ठीक है। ये कार्बोनिक अम्ल कैसे बनता है, इसके बारे में अपन जब चट्टानों का अपघटन पढ़ा था
ठीक है, उस समय अपन ने क्या कर ली थी, इसकी बात कर ली थी वेदरिंग ऑफ रॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये अमोनियम आइन है, ये H2O और CO2 है, इनके साथ क्रिया करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका कर लेता है, अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। और दोस्तों ये जो अमोनियम कार्बोनेट है ये जल घुलनशील होता है। कैसा होता है, जल घुलनशील, या मैं अपन डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये घुलनशील होता है, जिसके कारण मृदा के अंदर जैसे इसका निर्माण होता है तो मृदा में पानी पाया जाता है, जिसके कारण ये NH4 प्लस CO3-2 के अंदर क्या हो जाता है, बदल जाता है। और दोस्तों अमोनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि अमीनो अम्ल है, इसका किस में बदलना, अमोनियम आयन में बदलना ही क्या कहलाता है, अमोनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो इसके अंदर देखो अपन ने जो अमीनो अम्ल था, इस अमीनो अम्ल को अपन ने किस में बदल दिया दोस्तों, अपन ने अमोनियम आयन में बदल दिया है। और अमोनियम आयन में बदलने को अपन किसके नाम से जानते हैं, अमोनीकरण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो खनिजीकरण के अंदर अपन ने फर्स्ट कौन सी पढ़ी, अमीनीकरण, जिसमें प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है। सेकंड प्रक्रिया अपन ने अमोनीकरण पढ़ी, जिसके अंदर अमीनो एसिड है, ये अमोनियम आयन में क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ से बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर दोस्तों अपन खनिजीकरण की थर्ड प्रक्रिया की बात करें तो अमीनीकरण की जो थर्ड प्रक्रिया होती है उसको अपन किसके नाम जानते हैं, नाइट्रीकरण के नाम से। दोस्तों अपन को एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है खनिजीकरण की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है भाई, अमीनाइजेशन ही होती है। ठीक है, यानी अमीनीकरण होती है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट प्रक्रिया कौन सी है, अमीनीकरण। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे पूछ जाते हैं कि अमोनीकरण की फर्स्ट प्रक्रिया कौन सी है। अब थर्ड प्रक्रिया की बात करें, अमीनीकरण, अमोनीकरण और थर्ड कौन सी होती है, नाइट्रीकरण होती है। कौन सी होती है, नाइट्रीकरण, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश के अंदर नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, नाइट्रिफिकेशन के नाम से। और दोस्तों ये जो नाइट्रीकरण है इसके आपको क्या लगा लेना है, स्टार लगा लेना है। क्या लगा लेना है, स्टार लगा लेना है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रीकरण का मतलब पुण्य भी देखा था कि अमोनियम आयन है उसका नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। और दोस्तों नाइट्रीकरण है ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। कितने चरणों में, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है, ये NH4 प्लस आयन है, ये किस में बदलता है दोस्तों, NO2- के अंदर बदलता है, जिसको अपन नाइट्राइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, नाइट्राइट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों नाइट्रीकरण 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकंड में क्या होता है कि जो ये नाइट्राइट है ये नाइट्रेट में बदलता है। किसमें बदलता है, नाइट्रेट के अंदर बदलता है। नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3-, जिसको अपन किसके नाम जानते हैं, नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नाइट्रीकरण प्रोसेस है कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। फर्स्ट में अमोनियम आयन है नाइट्राइट में, सेकंड में नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट के अंदर क्या होता है, बदल जाता है। अब दोस्तों देखो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है इसका, ऑक्सीकरण। ये अमोनियम आयन है इसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अमोनियम आयन का ऑक्सीकरण होने से यहाँ पे एक तो नाइट्राइट बन जाता है, प्लस 2 H2O के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, प्लस 4 H+ का फॉर्मेशन होता है, प्लस 79 कैलोरीज ऊर्जा का क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कितने का, 79 कैलोरीज। और दोस्तों नाइट्रीकरण के दोनों ही प्रक्रियाओं के अंदर जो जीवाणु काम करते हैं, क्या करते हैं, किसके द्वारा होता है नाइट्रीकरण, जीवाणुओं के द्वारा। और ये जीवाणु होते हैं वो भी दोस्तों स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कुछ निश्चित जीवाणु होता है वही अमोनियम को नाइट्राइट में बदलता है और नाइट्राइट को किसमें बदलता है, नाइट्रेट में। तो दोस्तों अगर अपन बात करें अमोनियम को नाइट्राइट बदलने का काम करता है उस जीवाणु को अपन नाइट्रोसोमोनास कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अमोनियम आयन को नाइट्राइट आयन में कौन से जीवाणु द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो कौन से जीवाणु द्वारा परिवर्तित किया जाता है, नाइट्रोसोमोनास द्वारा किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास द्वारा जब ऑक्सीकरण, ऑक्सी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये नाइट्रीकरण प्रक्रिया ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। और इसके अंदर कितनी एनर्जी निकलती है, 79 कैलोरीज, प्लस यहाँ पे 4 जो नवजात हाइड्रोजन है वो भी क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और नाइट्राइट सेकंड चरण में क्या होता है दोस्तों, जो अपने पास 2 नाइट्राइट बने इसका फिर से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और एक किस में बदल जाता है, नाइट्रेट आयन में बदल जाता है। और दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ये नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा होती है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। हिंदी में लिख देता हूँ इसको, नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसी नाम से जानते हैं, नाइट्रोबैक्टर। और इसको कहते हैं नाइट्रोसोमोनास।
नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर। प्लस यहाँ पे 43 कैलोरीज एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी कौन सी प्रक्रिया होगी, नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रिक अमोनियम आयन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाती है। अमोनियम को नाइट्राइट में कौन से जीवाणु द्वारा परिवर्तित किया जाता है, नाइट्रोसोमोनास द्वारा। नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर द्वारा। या दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर अपन, क्योंकि छोटी छोटी बात जैसे आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रखते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है सिंपल सा कि नाइट्रीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा की जाती है, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, एक्टिनोमाइसीट्स द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। अब आपको ये तो याद था कि जो नाइट्रोबैक्टर था, नाइट्रोसोमोनास था, भूल गए कि वो कवक था, जीवाणु था। तो आपको याद रखना है दोनों क्या होते हैं, ये जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सी होगी है, नाइट्रीकरण प्रोसेस होगी है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रीकरण प्रक्रिया होती है या नाइट्रीकरण प्रक्रिया में होता है अपचयन, ऑक्सीकरण या रेडॉक्स। तो अपन बात करें तो जो नाइट्रीकरण प्रक्रिया है ये कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण। इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, और किसी भी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है नाइट्रीकरण। सेकंड ये पूछा जाता है कि जो नाइट्रीकरण प्रक्रिया है ये वायवीय दशा में होती है या अवायवीय में होती है। तो दोस्तों अपन भी जानते हैं ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो वो कौन सी दशा होने वाली है, वायवीय होने वाली है। तो आपको ये भी याद रखना है कि नाइट्रीकरण है या नाइट्रिफिकेशन है कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी एरोबिक कंडीशन में होती है। ठीक है, और ये दोनों जो जीवाणु है ये भी कैसे होते हैं, वायवीय जीवाणु होते हैं। कौन से होते हैं, वायवीय जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने कौन सी प्रक्रिया पढ़ी है, नाइट्रीकरण प्रक्रिया पढ़ी है। अब दोस्तों एक अपन यहाँ पे और बात कर लेते हैं, विनाइट्रीकरण की बात कर लेते हैं, फोर। ठीक है, फोर अपनी कौन सी है, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण जिसको इंग्लिश के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अभी आपने देखा था कि जो अपने पास नाइट्रेट था इसका वायुमंडलीय नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड इसमें कन्वर्ट होने क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो आपको एग्जाम सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि नाइट्रेट का नाइट्रस ऑक्साइड या वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रेट का विनाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, या कौन सी मृदाओं में होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि विनाइट्रीकरण प्रक्रिया है ये जलमग्न भूमियों में होती है। कौन सी भूमियों में होती है, जलमग्न। जलमग्न यानी अपन कह सकते हैं कि जो वाटर लॉग्ड सोइल है इन सोइल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, विनाइट्रीकरण। अब वाटर लॉग्ड सोइल के अंदर विनाइट्रीकरण कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों जब किसी भी खेत के अंदर, जैसे अपने पास खेत था यहाँ पानी भर गया है, तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था या 2-3 बार बता चुके हैं कि जब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, या जो ये अपने पास पौधे हैं इनके जड़ें श्वसन करती है तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और पानी भरे हो रही पानी बढ़ जाता है। इसके कारण ये वायुमंडल और मृदा के बीच में ऑक्सीजन का आदान प्रदान रुक जाता है, जिसके कारण मृदा के अंदर ऑक्सीजन की तो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और CO2 की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना जब जलमग्न भूमि होती है उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मृदा के अंदर अवायवीय दशा, कौन सी, अवायवीय एनएरोबिक कंडीशन है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और दोस्तों अवायवीय दशा के अंदर क्या होता है, अपचयन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, अपचयन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। किसका निकलना, ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सूक्ष्म जीव या पौधे इनको क्या चाहिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। इस कंडीशन में क्या होता है, जो मृदा में कुछ खनिज उपस्थित होते हैं या जो नाइट्रेट उपस्थित है इनमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, यानी अपन कह सकते हैं नाइट्रेट का क्या होता है, अपचयन हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि विनाइट्रीकरण जलमग्न भूमियों में होती है और विनाइट्रीकरण कौन सी मृदाओं में होती है, अवायवीय कंडीशन में होती है। और विनाइट्रीकरण के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, अपचयन प्रक्रिया होती है। तीनों के तीनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन अपन को निकालना है। तो यहाँ पर जैसे कि बात करें अपने पास नाइट्रेट था, NO3- था, ये क्या होता है, सबसे पहले NO2 में बदलता है। ठीक है, जिसको सूक्ष्म जीव आया
कि देख यार बात ऐसी है, मैं तो मरने वाला हूँ, तू मुझे ऑक्सीजन देगा तो मैं बच जाऊँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ये बेचारा नाइट्रेट क्या होता है, भोला वाला होता है कि यार बेचारा ये आया है सूक्ष्म जीव, मरने वाला है, और मरते हुए जो भी जानवर उसकी अपनी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल के उस सूक्ष्म जीव को दे देते हैं। फिर दूसरे सूक्ष्म जीवों को और पता चलता है कि वाह यार कि ये जो नाइट्रेट है तो दानवीर है, इसके पास अभी भी 2 ऑक्सीजन और पड़े हैं। तो फिर इसके पास क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फिर ये दान कर देता है, ये NO में बदल जाता है। इस प्रकार ये धीरे धीरे N2O में और लास्ट के अंदर इसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं बचता, और किसमें बदल जाता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस के अंदर बदल जाता है। और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाती है, मृदा से वायुमंडल के अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो नाइट्रेट है इसका किसमें, इसको दोस्तों अपन नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किसी नाम से, नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसको अपन नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रेट का नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण के अंदर रिडक्शन प्रोसेस होती है, अपचयन प्रक्रिया होती है। ये अवायवीय या जलमग्न भूमियों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज अपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी, जिसके अंदर अपन ने खनिजीकरण हो गया, ठीक है, स्थिरीकरण हो गया या खनिजीकरण की अलग अलग प्रक्रिया, अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, इन सब की क्या की है, बात की। नेक्स्ट दोस्तों अपन एक बातों कर लेते हैं कि विनाइट्रीकरण है, ये भी जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा। जीवाणु कौन से हो सकते हैं, एक तो स्यूडोमोनास हो सकता है, ठीक है, स्यूडोमोनास हो गया, बेसिलस हो गया, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेंस हो गया, डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है, एक माइक्रोकोकस हो गया, माइक्रोकोकस। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं के द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जाती है, विनाइट्रीकरण प्रक्रिया की जाती है। मेनली बात करें स्यूडोमोनास, बेसिलस है, ये नाम आपको याद रखना है। आपको पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु द्वारा विनाइट्रीकरण प्रक्रिया होती है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास, सभी। तो विनाइट्रीकरण किसके द्वारा होती है, स्यूडोमोनास के द्वारा होती है। तो आपको ये याद रखना है, ये अवायवीय जीवाणु होते हैं जो अवायवीय कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, अपचयन प्रक्रिया करते हैं, और नाइट्रेट है इसको नाइट्रोजन गैस के अंदर क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों ये पुनः नाइट्रोजन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप कोई सजेशन देना चाहे तो आप अभी नीचे जाके क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।